that this is stable. And if you do ECG on those patients, you found something different. 72 years male having history of 2 episodes of syncope in last 2 weeks. फिर अगेन ग्लूकोज पी लिया करें, कैल्सी पी लिया करें, बेहोशी ठीक हो जाती है और कुछ ना करें. ECG, you have, this is like a Venki bag kind of thing, but there is a history of syncope, you can't leave. You have to correlate it with the symptom and do appropriate. Clue to cardiac diseases, 40 years female, यानी ये पूरे 5 केसेस आपको बता रहे थे कि किस तरह क्लिनिकल जजमेंट से आप रिदम और फिर वो ईसीजी पे रिदम पिक होने के बाद मरीज की टोटल मैनेजमेंट वो पिक कहां से होती है. और मैं लिटरली बहुत से लोगों को जानता हूं वो पल्स पे ये नहीं बता सकते कि ये रेगुलर है या, क्योंकि पल्स देखी ही नहीं है कभी अपनी पूरे कैरियर में, सिर्फ ईसीजी देखी है. दैट इज आयरनी ऑफ फेट दैट वी कांट जज द पेशेंट विद पल्स. That is it pulse regular, irregular, tachy, brady, whatever going on, because we don't see normal patient pulse. हमेशा abnormal मालूम करने के लिए आपको कई normal को इंसान देखे हुए होंगे तो फिर बता सकोगे ना कि ये कुछ इंसान से मुख्तलिफ है. हर मरीज की पल्स को जज करना चाहिए for all those parameters which are needed, और फिर उसी की बुनियाद पे आप आगे चल सकते हैं. 40 years female with 2 hours of pleuritic chest pain, breathlessness. ठीक है, ये एक्चुअली है टेकिकार्डिया है. जब भी टेकिकार्डिया फीमेल में हो, अगेन लेक्सोटिनिल ना दो, जज करो. S1Q3T3 पैटर्न है. दिस इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म विद एविडेंस ऑफ पल्मोनरी इंफार्क्ट एज वेल. प्लूकार्डियस चेस्ट पेन है. ठीक है. 76 years male SOB for few months, severe for last 2 days with palpitation. अब देखें, सिर्फ एक ईसीजी, अगर आप ईसीजी को जज करना जानते हैं, वो किस तरह हेल्प करेगी पूरा बैकग्राउंड बनाने में इस पेशेंट का, कि इसका सिम्टम क्या थे. एसओबी जो कि लास्ट 2 वीक से बढ़ गए हैं विद पैल्पिटेशन. अब देखिए, ईसीजी irregular without P waves, atrial fibrillation, narrow QRS but Q wave in V1 to V3. Isn't this ECG telling you everything about this patient? If you correlate it with an old anterior MI, aggravated pulmonary edema because of development of atrial fibrillation for last 2 weeks. Everything is there in ECG if you have thoughts in your mind in the background of patients. और बड़ी आसानी से इस ईसीजी के बाद आप रेट कंट्रोल करेंगे, डायरेटिक देंगे, ये पेशेंट विद इन आवर ऐसे स्टेबल हो जाएगा. और मरीज को ये नहीं पता होता कि आप प्राइमरी पीसीआई करके किसी को ठीक करें या इस तरह ठीक कर दें. वो ये देखता है, यार ये तो मैं तो मरता हुआ मरीज लाया था, 1 घंटे में ये मरीज बिल्कुल अपने पैरों पे चल के गया है. ही इज एज आपका शुक्रगुजार हो जाएगा जैसे किसी ने लेफ्ट मेन की प्राइमरी पीसीआई की हो, उससे ज्यादा शुक्रगुजार होगा कि हम तो मरतबा मरीज लाए थे. और 1 घंटे में वो क्या, आपकी ईसीजी जजमेंट की वजह से आपने पिक किया, एएफ, क्यू वेव्स, पल्मोनरी एडेमा, ये वो डिजवेज लगाई और पेशेंट स्टेबल बिल्कुल. 60 years डायबिटिक मेल विद नो अदर कोमॉर्बिड्स गोइंग फॉर कैटरेक्ट सर्जरी. ये भी अक्सर होता है कि सिर्फ आप ईसीजी कर लेते हैं. अब अगेन ईसीजी कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग, साइनस रिदम, थोड़ा सा टेकिकार्डिया है, आरबीबी है और क्यू वेव्स हैं इंफीरियर लीड्स में. अब देखें डिफरेंट सिनेरियो बन गया. एसिम्प्टोमेटिक थे, कुछ भी नहीं था, अचानक क्यू वेव्स मिल गई. अब इसकी बुनियाद पे फर्दर वर्कअप करना पड़ेगा. 56 years male with breathlessness and raised JVP. जी, why? What's in ECG? Electrical alternance. You can see some QRS are smaller than some are bigger. This is called electrical alternance. It happens with fluid within the pericardium. Or changing axis is also one of the signs of large fluid in pericardium. 55 years old man with 4 hours of crushing chest pain. Clear?
ST elevations. So acute MI. Sorry. 58 years diabetic female, sudden severe central chest discomfort for last 15 minutes. ठीक है? Multivessel ischemia, definite non-ST ACS, need further assessment, either unstable angina or non-ST elevation MI. 66 years male with SOB on minimal exertion for last 1 month. ठीक है? LBB, left bundle branch block. 22 years male visited ER for the first time with headache and found to have blood pressure of 190, 110. ECG. तो ये किस तरह हेल्प कर रही है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, क्योंकि ECG में LVH है हाई ब्लड प्रेशर के साथ. 55 years male smoker with long history of SOB and cough, increase in last 3 months. क्या ECG हेल्प करेगी इस पेशेंट में? ठीक है, थोड़ी सी पी को भी अगर गौर से देखें तो थोड़ी सी पी पीक हो रही है, ठीक है, और RVH है, और prolonged history of SOB and cough increase in last 3 months. Smoker, COPD, cor pulmonale, ठीक है. A 58 years old man on hemodialysis present with profound weakness, hyperkalemia because hyperacute T waves, ठीक है. तो again coming to same conclusion, हमने पूरी ECG कितनी देर में खत्म कर ली? 1.5 घंटे में. But what's really needed? अब जो लोग अपनी कार्डियोलॉजी पोस्टिंग में हैं, कुछ भी करते हैं, मशवरा ये है कि ये सारे पॉइंट्स के साथ ECG पढ़ें, और अच्छा होगा कि ECG रिपोर्ट लिखा करें मरीज़ की. वो आपको कंपेल करेगी इस बात को कि मैंने इसको ECG को इसी तरह देखना है. बाकियों की तो खैर है, जो लोग नॉर्थ साउथ वार्ड में हैं वो खैर मना लें कि आज के बाद से, और मैं बाकियों को कहता हूँ वो खुद करें ऐसे, एटलीस्ट जो भी उसकी प्रेजेंटिंग ECG होगी, जिस ECG के साथ वो मरीज प्रेजेंट हुआ था, पहली ECG जो ER में हुई थी, उसको ECG रिपोर्ट की सूरत में लिखना पड़ेगा बेड डॉक्टर को कि ये इसका ये इन सारे पॉइंट्स के अंडर एक्सेस, रिदम, स्कीमिया और चैम्बर, ये आप 50-100 ECGs इस तरीके से देख लें, वो फिर सेकंड नेचर बनेगी, आपको वो देखनी नहीं पड़ेंगी हेडिंग्स. फिर आहिस्ते 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 ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह कि आप यूँ ECG ये यहाँ से यहाँ तक ECG आई वो सारे, और कंक्लूजन ये, फिर मरीज़ पे आओ, मरीज़ को क्या है आप बता सकेंगे इसको क्या है. और ECG को अंडर एस्टिमेट ना करें, इसमें मास्टर हूँ. हमारे सेटअप में ECG सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, चीप, easily available investigations. You can do at any place. जैसे एक ECG मशीन चाहिए, और करना सीखें, खुद करनी ECG आनी चाहिए. चाहे आपके पास 10 टेक्नीशियन है, 1-2 मरतबा महीने में 2 महीने में खुद करें उसको, लाजमी. And second, very important, for diagnosis and management, one has to combine ECG findings with patient's clinical status. नीम हकीमों से ये गड़बड़ होती है कि जिनको ECG देखनी आ जाती है, वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी वो फायरिंग शुरू हो जाती है पेशेंट का क्लिनिकल स्टेटस के बगैर. उसमें फिर क्या होता है, पेशेंट मिसमैनेज होता है. अगर आप पेशेंट के क्लिनिकल स्टेटस को कंसिडर नहीं करेंगे और सिर्फ अपनी ECG रीडिंग स्किल्स पे डिसीजन करेंगे तो पेशेंट को मिसमैनेज करेंगे. हर रिदम के साथ पेशेंट स्टेबल भी हो सकता है, बॉर्डरलाइन रेट उसके साथ है तो भी स्टेबल भी हो सकता है. किसी को एक्यूटली कुछ देने की जरूरत है, किसी को क्रॉनिकली कुछ देने की जरूरत है. तो इसलिए, और फिर उसकी वो सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि इस ECG के साथ ये क्लिनिकल स्टेटस है,
तो मैनेजमेंट क्या होगी, और ये है तो क्या होगी, अगर आप वाकई ईसीजी के ज़रिए से किसी को बेनिफिट देना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसकी आपको जब दोनों को कंबाइन करके मैनेजमेंट करनी आ जाएगी, सो इम्प्रेसिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव, एंड यू कैन मेक बिग डिसीजंस विद दीज टू थिंग्स। क्लिनिकल में सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एग्जामिनेशन भी, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, ईसीजी, ये तीन चीज़ें 5 मिनट की असेसमेंट पे आप मरीज के मुतालिक बहुत सारी बातें कर सकते हैं, और आपको सिर्फ वैलिडेशन फिर चाहिए होगी फर्दर क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। अब कोई क्वेश्चन अब आपके जहन में है तो यू कैन आस्क व्हाट एवर क्वेश्चन यू हैव। जो आप स्टैंडर्डाइजेशन का बता रहे थे, तो डू वी हैव डिफरेंट ईसीजी मशीन विद डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन, और वी कैन हैव द सेम इन ऑल द मशीन्स? एक ये जो आप ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं, इसकी स्टैंडर्डाइजेशन हमेशा यही होती है, 25 मिलीमीटर पर सेकेंड और 10 मिलीमीटर पर मिलीवोल्ट। चेंज का ऑप्शन डिफरेंट मशीनों में डिफरेंट है, किसी में सिर्फ स्पीड और एम्पलीट्यूड 1 डिग्री में चेंज हो सकता है, किसी में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। एंड आई हैव सीन एसवीटीज। एक डायग्नोज होकर पेशेंट ओपीडी में हमारे आई थी, कहीं पे किसी हॉस्पिटल में ईसीजी हुई हुई थी, उसने ट्रीटिंग फिजिशियन ने एसवीटी डायग्नोज किया था, तो मैं उसको पढ़ा था 12.5 पे रिकॉर्ड हुई। तो मैंने कहा इतना पतला क्यूआरएस तो हो ही नहीं सकता कभी, वो क्यूआरएस ऐसा था जैसे चिपका हुआ क्यूआरएस, और पी ऐसे। So that means they have recorded the same activity which they should have been recorded at 25 millimeter and 12 point। तो फिर क्या हो गया, रेट 80 का 1। तो ये अप्लाई करते हैं, लेकिन आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए इस पे कि इसका कोई इस किस्म की चीज़ में गड़बड़ तो नहीं है, और वो फ़ौरन देखने में समझ में आ जाता है कि ब्रॉड क्यूआरएस, पीआरबी प्रोलॉन्ग और साइनस रिदम, इसका मतलब है कहीं गड़बड़ है। स्ट्रेन पैटर्न एक वेग टर्मिनोलॉजी है, ये कोई भी किसी ईसीजी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये हमने आपने कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन जो होती है ये कभी कभार विदाउट स्कीमिया भी होती है, लाइक एलवीएच में, प्रेशर ओवरलोड कंडीशन में। तो अब एक हमारा इंप्रेशन होता है क्लिनिकल जजमेंट पे कि एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसकी प्रीवियस ईसीजीज हमने देखी हुई हैं, और आज की ईसीजी ओ ये तो एलवीएच विद स्ट्रेन, यानी एक्चुअली वो स्ट्रेन ईसीजी पे उस एलवीएच का है जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक्चुअली जैसे एलवीएच में डीपोलराइजेशन एब्नॉर्मेलिटीज हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही रीपोलराइजेशन एब्नॉर्मेलिटीज हैं, which are not due to ischemia, they are due to that strain which is created by LVH। हाँ हाँ, बाकी जैसे कुछ और कंडीशन में लाइक डिश टॉक्सिसिटी में हो सकती है, ठीक है, और कभी कभार एक फीमेल्स में एक पैटर्न होता है, लेकिन वो स्ट्रेन से इस तरह से डिफरेंट होता है कि वो अराइज होता है V1 से, यानी आपको बड़ी क्लासिकल V1 से ST 3 वर्जन्स मिलेंगी जो V1 से V6 तक पूरी होंगी, ये फीमेल्स में अक्सर होती हैं। तो ये पैटर्न भी होता है। एक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी वाला जो पैटर्न होता है उसमें डीप एपाइकल हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में डीप इन्वर्टेड होंगी पूरी चेस्ट लीड्स में। तो इसकी फिर डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट वेरिएबिलिटीज, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको डिजीज नॉलेज और पेशेंट सिम्टम स्टेटस कि हर एसटीटी चेंजेस इस्कीमिया नहीं होती है, एओर्टिक स्टेनोसिस में मिलेगी। अक्सर औकात हमारे यहाँ एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट एडमिट एसीएस करके ही होते हैं। बाबा जी को थोड़ा सा पेन भी हो रहा होता है, थोड़ी सांस में तकलीफ होती है, पहली दफ़ा आए होते हैं, ईसीजी हुई, सीनियर सिर्फ ईसीजी देखता है, जूनियर ने जाके दिखाई सर ये है पेश, हाँ इसको एडमिट कर लो, एसीएस, क्लोपिडोग्रेल, ये वो, नाइट्रेट साइड सब कुछ। ऊपर वार्ड में किसी सेंसेबल पीजी ने स्टैथ रख दिया तो उसको एएस का फिर सारी ट्रीटमेंट दोबारा चेंज होती है, इको होता है, अगले दिन पता चलता है कि ये एएस है। दैट्स व्हाई क्लिनिकल कंडीशन शुड ऑलवेज बी मैच्ड विद द ईसीजी फाइंडिंग टू डायग्नोज पेशेंट्स। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? or there will be always less likely. These are called fibrillatory waves because what's happening in atrial fibrillation? Your
atria is depolarizing in a chaotic fashion without any single focus. So sometimes it so happens that there is some depolarization of atria for a transient duration without any further impulse. Then you may get out of these fibrillatory wave an upright wave, which is actually fibrillatory waves going on within those multiple waves which are there. ये कॉम्प्लेक्स, ये बेसिक ईसीजी नहीं रहेगी. हम आज सिर्फ थे साइनस रिदम पे. ये साइनस एग्जिट ब्लॉक्स ये होते हैं कि साइनस नोड तो ठीक काम कर रहा है, पेरी नोडल एरिया उसको कंडक्ट नहीं होने देता आगे. उससे क्या होता है कि एसए नोड की एक्टिविटी थोड़ी सी डिले हो रही होती है. अब फिर उसमें भी फिर पैटर्न है कि कितनी डिले, तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अलग सब्जेक्ट है, इसलिए हम अभी उन डिटेल्स में आज सिर्फ, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले जो है ना कायदा पढ़ना सीखो, कायदा अच्छी तरह आ जाए, जेर ज़बर सब कुछ समझ में आ जाए, फिर उस पर जाओ कि 20वें पारे की पहली आयत क्या है वो सवाल बाद में होगा. अभी हम ईसीजी को सीक्वेंस में नहीं पढ़ते ना, इतना इंपॉर्टेंट है. आप अच्छे खासे 3rd ईयर फाइनल यानी पूरी ड्यूरेशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, अभी भी वो मिस करते हैं चीज़. क्यों? क्योंकि ईसीजी को सीक्वेंस से नहीं पढ़ा, उसमें आप मिस करेंगे, लाजमी मिस करेंगे. और सीक्वेंस से पढ़ेंगे बस ऑगमेंट होगी नॉलेज, जज सब कुछ कर लेंगे, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आएगी. इंटरप्रिटेशन आहिस्ते आहिस्ते इंप्रूव होती जाएगी, लेकिन वो तो हो जाए कम से कम कि जो कुछ उसमें मौजूद है वो सब का सब आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई चीज़ मिस नहीं करते. ये इंपॉर्टेंट है ईसीजी रीडिंग स्किल्स में. इंटरप्रिटेशन और डायग्नोसिस ये एक अलग स्किल है जो वक्त के साथ साथ बिल्ड होती जाएगी, लेकिन पहला स्टेप तो ठीक होना चाहिए कि ईसीजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव हो. ठीक. अब हम फिर टॉपिक से डिविएट हो रहे हैं. टुडेज टॉपिक वाज ईसीजी. ये तो मैंने अगला पॉइंट एडिशनल दिया था कि ईसीजी को सिम्टम से कंबाइन करना ज़रूरी है, लेकिन आज हमारा वो सब्जेक्ट नहीं था. लेकिन फिर भी देखिए इलेक्ट्रिकल, यही मैं कह रहा हूँ, एलबीबी बहुत सी वजह हो सकती हैं. जस्ट कंडक्शन एबनॉर्मैलिटी विदाउट एनी स्ट्रक्चरल, विदाउट एनी स्कीमिया, रेयर बट इट डू हैपन्स. Some people can have LBB and this LBB is purely because of that road gadbad. Nothing happening with the muscle, nothing with the ischemia, it's pure conduction. It's rare, it's common with RBB. Previously it was said that LBB is always abnormal, क्योंकि पहले एंजो नहीं होती थी तो LBB को वो मानते थे बीमारी है. अब जब LBB के बाद पिछले 15-20 सालों से एंजियोग्राफियाँ शुरू हुई, हाँ नॉर्मल, एको शुरू हुए नॉर्मल, तो फिर ये कंसिडर किया ठीक है कभी कभी LBB भी सिर्फ कंडक्शन एबनॉर्मैलिटी, बस आपको जज करना होता है. अगर प्लस माइनस सिम्टम चल रहे हैं एंजियो कर दें, वरना इस मरीज के साथ क्या होगा, ये जिस जगह जाएगा एडमिट होगा. बेचारे को एंजियोग्राफी में अगर 15-20 हज़ार का खर्चा होना था ना, इसका हर 15 दिन बाद या हर 6 महीने बाद 20-30 हज़ार का खर्चा हो जाएगा. तो जहाँ भी दाखिल होगा वो एक्यूट एमआई बनाएगा, कभी कभार एसके भी लग जाएगा, तो इसकी एंजियो कर दें फौरन. ऐसा मरीज जिसको रिस्क फैक्टर हो, एलबीबी हो, प्लस माइनस सिम्टम हो, एंजियो कर दें, क्योंकि स्ट्रेस टेस्ट इसमें हो नहीं सकता. इवन कभी कभार थैलियम भी फॉल्स पॉजिटिव दे देता है. जान कभी छूटती है जब इसकी नॉर्मल कॉर्नीज दिखा दें. तो अब आए तो मेरे पास भेज दीजिए. वो सिम्टम के रिलेशन में है ना मेरे भाई, सिम्टम इस्कीमिया के नहीं है, एटिपिकल है, एको नॉर्मल आ गया, ट्रॉप भी नेगेटिव है, फिर कहाँ से हो गया वो इस्कीमिया. तो क्रशिंग चेस्ट पेन हो रहा हो ना, तब आप उसको न्यू ऑनसेट एलबीबी कंसिडर करेंगे. ठीक है, 1 बज गया, असल में हमारा टाइम खत्म हो गया है. फिर कभी इंशाल्लाह दोबारा, ये हम 6 महीने बाद करते हैं सारा, हर 6 महीने बाद. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. ठीक. Thank you very much.
Thank you very much for a wonderful presentation, Dr. Fawad. I would like to request to all participants इस presentation के जो manuals हैं वो जब आप जाएंगे तो वो आपको manuals जो है वो handouts और with refreshment वो आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है? So you may proceed. मैं तो